हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में क्या पढ़ेंगे, क्या डिस्कस करेंगे। इसका एक पूरा होल डिस्क्राइब करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। और हम साथ में ये भी बात करेंगे कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट होल डेवलप कैसे हुआ, एज अ होल डेवलप कैसे हुआ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। इसके लिए हम इस होल वर्ड को दो सेपरेट वर्ड्स में डिवाइड कर लेते हैं। पब्लिक अलग, एडमिनिस्ट्रेशन अलग। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। दीज अफेयर्स आइदर कुड बी इन पब्लिक सेटिंग और इन प्राइवेट सेटिंग। सो मैनेजमेंट का मतलब हम समझ गए क्या है, इज मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि हो सकता है किसी भी प्राइवेट सेटिंग का या किसी भी पब्लिक सेटिंग का। सेटिंग से मतलब है हमारा एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये जो अफेयर्स है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है, ये किसी गवर्नमेंटल सेटिंग की होगी तो उसे हम बोलेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब समझ गए आप कि गवर्नमेंट की जो भी अफेयर्स है उसका मैनेजमेंट को हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक इज़ गवर्नमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ये पूरा एज अ सब्जेक्ट डेवलप कैसे हुआ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट इज़ नॉट इवन 100 years ओल्ड। ये एक पार्ट हुआ करता था सिर्फ पॉलिटिकल साइंस, और ये धीरे धीरे करके ऐसा नहीं हुआ कि विद इन अ डे और विद इन अ ईयर ये सब्जेक्ट डेवलप हो गया। इसको फुल फ्लेज सब्जेक्ट बनने में काफ़ी लंबा टाइम लगा है। तो इस पूरे लंबे टाइम में क्या क्या हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होंगी, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डोमेन में आएगी। तो इसके ऊपर क्या हुआ था कि एक बहुत लंबी डिबेट चली थी कि या तो ये सिर्फ एक ब्रांच को इंक्लूड करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रांच की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है, या गवर्नमेंट के तीनों ब्रांचेस कौन कौन सी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों ब्रांचेस की एक्टिविटीज़ को ये इंक्लूड करेगा। तो इसके ऊपर दो व्यूज़ दिए गए थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दो पॉइंट आता है, एक वाइडर व्यू, एक आता है नैरो व्यू। वाइडर व्यू सेज कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया इस वाइडर व्यू को, और कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया एक नैरो व्यू को। नैरो व्यू कहता है द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ओनली कंसर्न विद द एक्टिविटीज़ डन बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। तो वहीं कुछ थिंकर्स आते हैं जो बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रांच होता है गवर्नमेंट का, एंड इट इज़ द फोर्थ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रेस्ट ऑफ द थ्री ब्रांचेस। तो ये तो हो गए हमारे दो व्यूज़ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक वाइडर व्यू, एक नैरो व्यू को कंटेन करता है। वाइडर व्यू कहता है कि ये तीनों ब्रांचेस की, गवर्नमेंट की जो तीनों ब्रांचेस हैं उन तीनों को इंक्लूड करेगा, और नैरो व्यू कहता है कि नहीं, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच को इंक्लूड कर। अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये है क्या। ये तब की बात हम कर रहे हैं जब ये एज अ सब्जेक्ट डिसिप्लिन डेवलप हो रहा था कि ये है क्या सब्जेक्ट, इसको हमें क्यों पढ़ना है, इसकी हमारे को क्या इंपॉर्टेंस है। तो इससे पहले इसके दो नेचर दिए गए कि एक इंटीग्रल व्यू, एक मैनेजेरियल व्यू। इंटीग्रल व्यू कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी से मेरा मतलब है पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड को ध्यान रखना, पब्लिक। तो गवर्नमेंट की जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें इट इंक्लूड्स दी ऑल द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं, सबसे ऊपर की पोजीशन को लेके जो मैनेजर है वहाँ से लेके क्लर्क, प्योन या जो भी चपरासी, जो भी है ऊपर से नीचे तक की जो भी हायरार्की है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसके हर मेंबर को इंक्लूड करके उसका जो भी काम है उस सबको इंक्लूड करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इसका जो एक मैनेजर, जो ये तो था हमारा इंटीग्रल व्यू। तो मैनेजरियल व्यू कहता है, मैनेजरियल व्यू जो होता है नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम दो डिस्कस करें सेपरेटली, वो कहते हैं कि नहीं, इसमें जो लोअर ग्रेड है, जो बॉटम के लोग हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कि कैसे मैनेज करना है अफेयर्स को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। इट इज़ ओनली कंसर्न विद द मैनेजरियल एक्टिविटीज़, कि जो भी मैनेजर का काम है उसको जो भी डिस्कस करना है हमें, उससे हमारा लेना देना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कि मैनेजर का एक क्या काम होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है, सब्जेक्ट डील करता है उससे। तो उसमें हमारे एक बहुत फेमस थिंकर आते हैं जिनको हम अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, लूथर गलीक। लूथर गलीक ने इसमें एक व्यू दिया था कि पॉस्कॉव व्यू। ये इसको मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, अभी जस्ट एक जिस्ट दे देती हूँ कि ये है क्या।
उसमें बोला कि पॉस्को व्यू इज़ कि मैनेजर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ओनली कंसर्न विद द मैनेजेरियल एक्टिविटीज़। जो भी एक मैनेजर का काम है वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डोमेन में सिर्फ एक मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ इंक्लूड करेगी। इसमें जो लोअर स्ट्राटा है, मतलब जो लोअर सेक्शन आता है ऑफिस में, क्लर्क या कोई भी और जो हायरार्की में आते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मैनेजर की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है। तो लूथर गलीक अपने पॉस्को व्यू में डिस्कस करते हैं कि मैनेजर का क्या क्या काम होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने में, वो एक मैनेजर की एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है। ये बोला था लूथर गलीक ने। फिर तो ये हमारा दो व्यू आ गया था जो कि ब्रॉडली डिस्कस हुआ था शुरू के टाइम पे। एक था इंटीग्रल व्यू, एक मैनेजरियल व्यू। इंटीग्रल व्यू ने क्या बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की जो भी है उसमें सबसे ऊपर से लेके सबसे नीचे तक का जो भी इंसान है, जो भी उसका मेंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, सबकी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने डोमेन में। पर मैनेजरियल व्यू कहता है नहीं, ये सिर्फ इट इज़ ओनली कंसर्न विद द मैनेजरियल एक्टिविटीज़। लेकिन जो हमारा लूथर गलीक ने उस वक्त में बोला था कि ये जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए, जो भी उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि एक मैनेजर का ये काम है, उन्होंने बोला ये चाहे कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग हो, हर सेटिंग में सेम जो ये सेम वे में एप्लीकेबल होगा और ये बदलेगा नहीं। पर हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन अलग है। मानिए स्कूल का जो एक मैनेजमेंट होगा वो एक हॉस्पिटल के मैनेजमेंट जैसा तो होगा नहीं, दोनों का मैनेजमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। किसी भी मॉल का जो मैनेजमेंट होगा वो अलग होगा। तो इस पे आगे आने वाले टाइम पे बहुत डिबेट हुई थी कि आपने जो मैनेजर की एक्टिविटीज़ दी हैं वो तो उस सेटिंग, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है जिसके लिए वो बनाया गया है, उस पर वो मैच करेगा, मतलब कि उस सेटिंग में वो एप्लीकेबल है कि नहीं है, वो आपने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ को। तो उसके बाद एक तीसरा व्यू आया था जिसने बोला कि सब्जेक्ट मैटर क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट जो है वो मैटर करेगा। सब्जेक्ट एज इन कि उसका क्या गोल है, उसको क्या काम करना है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी मैनेजमेंट किस तरह से होनी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो अब तक जो लूथर गली का पॉस्को व्यू चला आ रहा था उसको एक चैलेंज किया गया कि आपने जो दिया वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन में। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफरेंट। हाउ कुड यू से दैट द मैनेजरियल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल आर सेम एज अ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ ऑफ अ हॉस्पिटल। तो ये एक डिबेट आ गई थी यहाँ पे। तो सब्जेक्ट मैटर व्यू आया जिसमें सब्जेक्ट मैटर व्यू कहता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डिफरेंट काम है और सब ऑर्गेनाइजेशन में हम सेम मैनेजरियल जो भी हम सेम स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं कर सकते उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में। तो इसका मतलब ये नहीं था कि जो हमारा जो टेक्निकल जो था पॉस्को व्यू जो था इज़ टेक्निक ओरिएंटेड, कि टेक्निक कैसी होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की, रादर देन बीइंग सब्जेक्ट ओरिएंटेड कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है। तो आगे आने वाले टाइम पे जो थिंकर्स थे उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो लूथर गलीक के व्यूज़ थे, जो भी उन्होंने पॉजिटिव व्यू दिया वो बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने बोला नहीं, इट्स नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग, बट सब्जेक्ट मैटर व्यू एंड दिस द टेक्निक व्यू ऑफ लूथर गलीक आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी कि बहुत ज़रूरी है कि एक जो उस ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट है, मतलब उसका क्या पर्पस है, क्या गोल है जिसके लिए वो काम कर रहा है, प्लस टेक्निक, ये दोनों साथ मिलकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में काम करती हैं। तो हो गया हमारा सब्जेक्ट मैटर व्यू, इंटीग्रल व्यू, मैनेजरियल व्यू और सब्जेक्ट मैटर व्यू। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के आज तक जो डेवलपमेंट्स में हुआ, इसमें 4 अप्रोचेस दिए गए कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहला जो हमारा सबसे द ओल्डेस्ट अप्रोच टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज फिलोसफिकल अप्रोच। फिलोसफिकल अप्रोच इज़ एक्चुअली अ नॉर्मेटिव अप्रोच। इसका क्या मतलब है, कि कैसी होनी चाहिए कंडीशन, व्हाट ऑट टू बी रादर देन व्हाट इट इज़। जो सबसे पहले लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना शुरू किया था तो उसमें इन्होंने कुछ आइडियल्स रखे थे कि इस सेटिंग को ऐसा होना चाहिए। उस वक्त में लोगों ने फोकस नहीं किया कि रियलिटी क्या है, सिचुएशन एक्चुअल क्या है, बस कुछ आइडियाज़ दे दिया थियोरेटिकली ऐसे होना चाहिए पे ज़्यादा फोकस किया रादर देन कैसा है। तो वो था हमारा सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज फिलोसफिकल अप्रोच। उसके बाद आता है हमारा लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच को हम ज्यूरिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं, जुडिशियल और ज्यूरिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं।
इसमें क्या था कि जब हमारा एक एरा चल रहा था जबकि स्टेट का मिनिमम इंटरफेरेंस होता था किसी भी लोगों की लाइफ्स में, कि ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, लोगों को फ्री छोड़ा गया था अपने हिसाब से काम करने को। तो लीगल अप्रोच कहता है कि इट्स बेसिकली कि लॉज कैसे होने चाहिए, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी में कितनी पावर हमारे को पावर देनी है, किसी भी उसको काम करने के लिए कितनी डिस्क्रिशन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें उस वक्त में डिस्कस की गई थी कि लॉज कैसे होने चाहिए, उनको कितना कंट्रोल होना चाहिए, उन पे कंट्रोल की तो खैर उस वक्त कोई बात ही नहीं थी। इन सब में लीगल की लॉज पे बेसिकली वो फोकस था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको एक पार्ट माना गया था लॉ का, कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कितना कंट्रोल होना चाहिए, इस चीज़ को हमने पढ़ा था जुडिशियल और ज्यूरिस्टिक अप्रोच में। जो तीसरा आता है उसके बाद आता है हमारे पास केस स्टडी में हिस्टोरिकल अप्रोच कहता है कि ये डेवलप हुआ था बेसिकली यूएसए में। यूएसए में कहता है कि किसी भी कंट्री में जो डेवलपमेंट आती हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसा तो नहीं था कि डेमोक्रेसी शुरू से ही इंडिया में परसिस्ट करती थी, ऐसा नहीं था। एक टाइम आता है, पहले राजाज रूल करते हैं, उसके बाद मुगल्स आते हैं, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके डेवलपमेंट आई। तो हिस्टोरिकल अप्रोच क्या कहता है कि धीरे जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं पास्ट में उसको कंसीडर करते करते इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाए। तो उन्होंने इसको 4 फेजेस में बेसिकली बांटा था, जेफरसनियंस और रिपब्लिक एरा, और एक और था, उसमें उन्होंने बांटा था इनको 4 चीज़ों को कि कैसे पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर आता है केस स्टडी मेथड कहता है हम एक केस को कंसीडर करेंगे, किसी भी कंट्री की या कोई भी केस को कंसीडर करके फिर उसकी जो डेवलपमेंट्स आई उसको कंसीडर करके हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि इसके क्या 4 अप्रोचेस हैं इसको पढ़ने के। सबसे पहला फिलोसफिकल अप्रोच, दूसरा आता है हमारे पास लीगल अप्रोच, तीसरा आता है हमारे पास हिस्टोरिकल अप्रोच, और चौथा आता है हमारे पास केस स्टडी मेथड। तो ये तो हमारे 4 अप्रोचेस हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि इस पूरे सब्जेक्ट को जो डेवलपमेंट में जो आगे आने वाली वीडियोज़ में, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले कि एज अ सब्जेक्ट कैसे, मतलब ये पूरा है क्या सब्जेक्ट, इसमें बस क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं पास में उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो जो जो पूरा डेवलपमेंट का फेज़ बांटा गया, इसको 4 फेजेस में बांटा गया था। 4 फेजेस क्या क्या थे? सबसे पहले तो कि ये हमारे 4 फेजेस क्या थे, 4 फेजेस में कैसे डेवलपमेंट हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहला जो हमारा फेस आता है वो आता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी। जब शुरुआत के दिनों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात ही हो रही तब बोला गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स 2 सेपरेट चीज़ें हैं, इनको दोनों को अलग रखना चाहिए। पॉलिटिक्स शुड नॉट इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को अलग अलग रखें, आपका दोनों का इंटरफेरेंस नहीं होना, इन दोनों के बीच में एक डाइकॉटमी होनी चाहिए थी। तो ये बात की गई थी 1880 से लेके 1926 तक के बीच में। फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद जो थिंकर्स आते हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे इसको एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, जो हम पढ़ने वाले हैं। थिंकर्स जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस वक्त में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए थे कि एक मैनेजर को ऐसे 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 काम करना चाहिए जिसमें कि इमोशंस को, ह्यूमन बिहेवियर को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। फिर आता है एक चैलेंज करते हैं लोग। फिर जो तीसरा एरा आता था आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है एरा ऑफ चैलेंज। इसमें क्या किया गया, जो प्रिंसिपल्स दिए गए एडमिनिस्ट्रेशन के उसको चैलेंज किया गया। नॉट ओनली प्रिंसिपल्स बट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी, इन दोनों ये जो 2 पिलर्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, दोनों को ही चैलेंज किया गया। बोला इस स्टेज में बोला गया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन आर नॉट टू सेपरेटिव, these things cannot be separated from each other, these are integrated, लाइक कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते, ये दोनों चीज़ें जो हैं एक साथ मिली हुई हैं। और जो प्रिंसिपल्स दिए गए थे, जो प्रिंसिपल्स बेसिकली बोला गया था कि एक मशीन टाइप लोगों को माना गया था कि मशीन की तरह उनके कुछ इमोशंस नहीं हैं, उस चीज़ को कंसिडरेशन नहीं दी गई थी, ह्यूमन इमोशंस को। तो इस फेज़ में क्या हुआ था, कुछ बिहेवियरल थिंकर्स आए थे जिन्होंने बोला कि ह्यूमन रिलेशंस की बात की गई थी, और उन्होंने बोला कि नहीं, जो पहले प्रिंसिपल्स आए ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, इनमें आपने दिया नहीं है ह्यूमन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस, तो हम नहीं मान देंगे, ये यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। उसके बाद एक क्राइसिस आइडेंटिटी आ गई थी। क्यों?
क्योंकि अब तक जो आप बेस मान के चल रहे थे, जहाँ से आपने शुरुआत की पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी से लेके, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, वुड्रो विल्सन ने लाया था, आपने उसको ही चैलेंज कर दिया। दूसरी चीज़ आई, अपने प्रिंसिपल्स जो दिए उसको भी चैलेंज कर दिया। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था इसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट। तो पॉलिटिकल साइंस भी अब इसको इंक्लूड करने को था नहीं कि ये चलो एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाया आपने, तो अब स्टडी इट, अब हमारा इसमें कोई इंटरफेरेंस होगा नहीं। फिर तीसरा जो लास्ट का अप्रोच आता है हमारा, वो होता है पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, जो कि हम अब तक कंटिन्यू कर रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी से इंक्लूड करके हमने पब्लिक पॉलिसी को हमने एक इम्पॉर्टेंस दे के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी किया। वो आता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी? ऐसी क्या नीड अराइज हो गई थी कि इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह क्रिएट करना पड़ गया? तो क्या होता है कि जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि 1880 से सब्जेक्ट की जो बेस थी वो पढ़ने लगी थी धीरे धीरे, कि अब इसमें डेवलपमेंट्स आनी थी। तो इस वक्त में क्या होता, बहुत सारे फ्रेंच रेवोल्यूशन, बहुत सारे रेवोल्यूशंस होने लगे थे। यहीं से शुरुआत हो गई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो एक जो सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई थी, सोशो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, या पहले, इससे पहले क्या था, एक पुलिस स्टेट था। पुलिस स्टेट में मतलब कि basically the kings or the monarchs were concerned with only controlling people rather than thinking about their welfare। कि इसके बाद क्या आता है, एक ट्रांजिशन होता है पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट में। तो पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट में जाने के लिए जाते हैं जब, तो उनके लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सेटअप करनी पड़ती है कि लोगों का वेलफेयर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। उस सोशो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को हटाना था उस वक्त में। जो गवर्नमेंट था, सोसाइटीज़ थी, वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी उस वक्त में। तो उनके खाने का, उनके रहने का पूरा एक स्ट्रक्चर हमें बेसिकली देखना था कि जो भी आने वाले जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी उसका हमें एक सोल्यूशन चाहिए था। तो उन सोल्यूशंस को पाने के लिए एक सब्जेक्ट का क्रिएशन हुआ। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट डेवलप कैसे हुआ, उसकी डेवलपमेंट में क्या क्या फेसेस थे, और इस सब्जेक्ट को डेवलप करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में क्या व्यूज़ दिए गए हैं। और हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की, जो इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। इसमें हम टोटल 15 थिंकर्स के बारे में बात करेंगे। हर थिंकर को मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगी, और उसके बाद मैं बात करूँगी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। उसके बाद सीरीज़ में नेक्स्ट आएगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।